बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन और टाइट नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर, कि किसी भी गाड़ी के टायर को ओपन या टाइट करने के लिए, लूज या टाइट करने के लिए लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज किया जाता है। While tightening a small nut, extra long wrench is not suitable. Why? और स्मॉल नट को टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पैनर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के पहले हिस्से की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज किया जाता है गाड़ी के नट्स को टाइट या ओपन करने के लिए। तो गाड़ी के जो नट्स होते हैं उनको टाइट या लूज करने के लिए लॉन्ग स्पैनर इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम स्पैनर की मदद से नट को ओपन या लूज कर रहे होते हैं या टाइट कर रहे होते हैं, तो उस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक, जिस एंड पर फोर्स लगाई जा रही है वो, और पॉइंट ऑफ फोर्स से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी और इजीली रोटेशन हो जाएगी, नॉट इजीली ओपन या टाइट हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट स्पैनर इस्तेमाल किया जाए जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है फोर्स से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर लॉन्ग स्पैनर यूज़ करेंगे तो पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई जा रही होगी वहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी और नट इजीली ओपन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, व्हाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज नॉट सुटेबल। व्हाई? जब टाइट कर रहे होते हैं स्पैनर की मदद से नट बोल्ट, तो उस वक्त एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पैनर यूज नहीं करना चाहिए, सुटेबल नहीं होता। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बेसिकली ये है कि जब हम स्मॉल नट को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज स्पैनर यूज करेंगे तो उसकी मदद से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि फोर्स डेफिनेटली हमारे हाथ के जरिए से फोर्स तो लगेगी, उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है लॉन्ग स्पैनर की वजह से, और हमने फोर्स ज्यादा लगा दी है जिसकी वजह से टॉर्क इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है कि वो नट को तोड़ के रख दे। तो इसलिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पैनर या एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच जो है वो यूज नहीं करना चाहिए स्मॉल नट को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर, व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट द मिडल ऑफ द डोर। व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट द मिडल ऑफ द डोर। के जो नॉब्स होती हैं डोर की, यानी कि डोर का जो हैंडल है वो एज पे क्यों लगाया जाता है, किनारे पे क्यों लगाया जाता है। ऐसा क्या हो सकता है कि अगर वही हैंडल डोर के सेंटर में लगा दिया जाए, मिडल ऑफ द डोर पे लगा दिया जाए। तो इसकी बुनियादी रीजन ये है कि जो पिवट पॉइंट होता है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर हिंग्स होते हैं, जिस पॉइंट के अक्रॉस डोर ने रोटेट करना होता है, उधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पॉइंट ऑफ फोर्स के लिए, जहां पर हैंडल लगेगा वो हैंडल को पकड़ के ही तो हम फोर्स लगाते हैं डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वो पिवट पॉइंट से जितना ज्यादा दूर होगा उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और डोर इजीली रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही हैंडल जो है या नॉब जो है वो डोर के सेंटर में लगा दी जाए, तो एज कंपेयर टू दिस पॉइंट जो मोमेंट आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाफ हो चुका है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से टॉर्क डिक्रीज होगा, यानी कि डोर ओपन करने के लिए हमें इस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट अगर एज पे है तो कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर हमने मिड पॉइंट पे हैंडल लगा दिया तो वहां पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क एक रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और इसी का अगर हम तीसरा हिस्सा देखें कि अगर उस
नॉब को हम बिल्कुल पिवट पॉइंट के ऊपर फिक्स करें तो वहां से उस हैंडल को पकड़कर डोर को ओपन या क्लोज करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आप उस डोर को ओपन या क्लोज करना चाहते हैं तो इसलिए एज पे लगाया जाता है ताकि टॉर्क कम फोर्स लगानी पड़े, टॉर्क इजीली प्रोड्यूस हो जाए और डोर इजीली ओपन या क्लोज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू ड्रॉप अ फीथर एंड ए बाउलिंग बॉल फ्रॉम द सेम हाइट विच वन विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। अगर आप एक फीदर, एक पर है और एक बाउलिंग बॉल है, इन दोनों को सेम हाइट से नीचे गिराते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगा। विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगा। तो पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। बेसिकली जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही होती है नीचे से ऊपर की तरफ, जो जिसका सामना उस ऑब्जेक्ट को करना पड़ता है। ठीक है, अब जब वो एयर रेजिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। तो जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं तो जो सरफेस एरिया है इसका फीथर का सरफेस एरिया बॉल की निस्बत काफी ज्यादा है एक चीज, और इसका मास जो है वो बहुत कम है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो जो एयर रेजिस्टेंस है उसको इसके वेट के इक्वल आने में बहुत कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस बॉल, जिसकी वजह से जो फीथर है वो जो पर है वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर जाएगा। ये बात याद रखनी है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ फेंके जाएंगे या नीचे की तरफ गिरते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स में जिसका मास कम होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा जल्दी अचीव कर जाएगा। तो इन केसेस में जो फीदर है वो टर्मिनल वेलोसिटी बॉल की निस्बत ज्यादा जल्दी अचीव कर जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के हिस्से की तरफ आते हैं कि विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। इन दोनों में से ग्राउंड को पहले कौन हिट करेगा। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, ठीक है, तो बॉल और फीदर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन पर आकर गिरते हैं, एक ही टाइम में जमीन पर आकर गिरेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब हमने एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करने से का मतलब क्या है कि हमने उनकी टर्मिनल वेलोसिटी ही रिमूव कर दी। अब वो दोनों जिस एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आएंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फीदर और बॉल दोनों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो दोनों सेम टाइम में जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस व्हाइल योर शूज कॉज स्किडिंग। कि जो आइस स्केट्स होते हैं वो ज्यादा उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ती, वो आइस के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं इजीली, लेकिन अगर शूज पहनकर आइस के ऊपर चला जाए तो वो स्किड करते हैं। उसकी रीजन क्या है। स्लाइडिंग में और स्किडिंग में फर्क होता है। आइस स्केट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं, उनको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वो ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। उसकी रीजन क्या है कि उनके जो शूज होते हैं, जो आइस स्कैटर्स होते हैं, उनके नीचे एक थिन लेयर होती है वाटर की, जो कि स्केटिंग ब्लेड और आइस के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगी तो जो आइस स्कैटर्स हैं वो इजीली आइस के ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं, स्लाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर शूज की बात करें तो उस केस में एक चीज तो यह है कि सरफेस एरिया उन शूज का ज्यादा होता है। आप इन शूज को देख सकते हैं, नीचे एक बारीक सी एक लगी हुई है स्ट्रिप सी। अब जितना उसका सरफेस एरिया है एज कंपेयर टू शूज तो वो बहुत कम है। तो जब हम रेगुलर शूज की बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सेम प्रेशर आइस के ऊपर एग्जर्ट नहीं कर पाता। शूज के जो सोल होते हैं वो ज्यादातर रबड़ के बने होते हैं और उनको बेसिकली एक मकसद के लिए बनाया जाता है कि वो ग्रिप करें, ना कि वो स्लाइडिंग करें। तो जब आप शूज पहनकर स्लाइड करने की ट्राई करेंगे
तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से और जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से स्किडिंग हो जाती है बनिस्बत स्मूथ स्लाइडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, explain why it's easier to push a car on flat tires than inflated ones. What happens to the frictional force between the tires and the road? सबसे पहले अब इस क्वेश्चन के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो पूछा गया है कि ये एक्सप्लेन करें कि इजी क्यों होता है एक कार को फ्लैश टायर के पे पुश करना देन इन इन्फ्लेटेड वंस, यानी कि एक टायर हमारे पास वो हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई है और एक टायर ऐसे हैं जिनके अंदर से हवा निकली हुई है। तो इन दोनों कार्स को जब मूव करवाया जाता है तो जिन टायर्स के अंदर हवा भरी हुई है उनको पुश करना ज्यादा इजी होता है बनिस्बत उस कार के जिसकी हवा निकल गई हो, जिसके टायर से हवा निकल गई हो। तो बेसिकली इसकी रीजन जो है वो फ्रिक्शन है। जो फ्रिक्शन है वो रोड और टायर्स के दरमियान में फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो इस केस में जब कार के अंदर हवा भरी हुई है तो आप देख सकते हैं कार के टायर का थोड़ा सा हिस्सा जमीन के साथ टच है, यानी कि इसको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस टायर। इस केस में जो टायर का ज्यादा हिस्सा है वो जमीन के साथ इन कांटेक्ट आ चुका है। और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है बीच में। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो कम है इन कांटेक्ट सरफेस एरिया, तो इस वजह से इस केस में फ्रिक्शन कम होगी तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा हो चुकी है तो कार को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है टायर्स और रोड के दरमियान, ये क्या इफेक्ट प्ले करती है। तो बेसिकली एक कार जिसके टायर्स फ्लैट हैं, जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको मूव करवाना ज्यादा इजी इसी वजह से होती है कि जो फ्रिक्शन है उसके रोड और टायर्स के दरमियान वो कम होती है। जब कम फ्रिक्शन कम होगी तो उसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन स्टैंडिंग ऑन ए क्राउडेड स्कूल बस which stance would provide better stability and prevent you from being pushed over, legs joined or legs spread apart। क्वेश्चन ये है कि आप एक स्कूल बस के ऊपर खड़े हैं, क्राउडेड बस है, स्कूल बस है और उसमें आप खड़े हैं, चाहे छत पे खड़े हैं या चाहे बस के अंदर खड़े हैं, कौन सी आपकी जो पोजीशन है वो ज्यादा बेटर रहेगी स्टेबिलिटी के लिए और आपको गिरने से बचा सकती है। लेग्स जॉइंट और लेग्स स्प्रेड, आपने टांगे खोली हुई हैं या टांगे बंद रखी हुई हैं। तो बेसिकली जब बात ये कर रहे हैं कि जब बस मूव कर रही है तो बस में आपने खड़े होना है, तो खड़े होना है तो किस पोजीशन में खड़े होना है, जॉइंट लेग्स को क्लोज करके या लेग्स के दरमियान गैप देना है। ये आपको डायग्राम की मदद से बताते हैं। वो इन दो सिचुएशंस का जिक्र कर रहा है कि क्या आप लेग्स को क्लोज करके खड़े होंगे या लेग्स ओपन करके खड़े होंगे। तो हम दोनों को जरा डिस्कस करें। जब लेग्स क्लोज कर दी जाती हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा लोअर होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा और उतना ज्यादा उसके गिरने का चांस कम होगा। तो जब लेग्स को ओपन कर दिया जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज कंपेयर टू दिस पोजीशन लो हो जाती है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पॉइंट पे आ जाएगा तो इस केस में जब आप खड़े होंगे तो आपके गिरने का खतरा कम होगा और आप ज्यादा स्टेबल होंगे। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, लेग्स स्प्रेड अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई अ मूविंग बाइसाइकिल इज इजियर टू बैलेंस, रिलेट दिस टू प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। कि एक मूविंग बाइसाइकिल को बैलेंस रखना इजी होता है, कैसे, और इसको प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन के साथ रिलेट करना है। तो बेसिकली जब एक बाइसाइकिल मूव कर रही होती है तो उसको बैलेंस करना इजी होता है। किस वजह से, उसके स्पिनल व्हील, जो उसके व्हील्स अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहे होते हैं ना, वो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहे होते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उस वक्त जो मोमेंटम क्रिएट होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब ये जो मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, ये रेजिस्ट करता है
किस चीज को, जो चेंज आ रही होती है उसकी ओरिएंटेशन में, और उसकी जो बाइक है या बाइसाइकिल है उसको स्ट्रेट मोशन में मूव करवाने में, बैलेंस रखने में ज्यादा मददगार साबित होता है ये एंगुलर मोमेंटम। जितना तेजी से बाइक या साइकिल का टायर घूमेगा उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा और उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि उतनी ही वो साइकिल या बाईसाइकिल में स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो साइकिल जितनी ज्यादा स्पीड से चलाई जाएगी उसके टायर्स जो हैं वो जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, और ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो साइकिल को बैलेंस रखने में मदद देगा। अब इसी से रिलेटेड जहां पर आइंस्टाइन जो है उसका एक कोट भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि आइंस्टाइन का ये कहना है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। कि लाइफ जो है वो बाइसाइकिल की राइडिंग की तरह है, बाइसाइकिल चलाने के जैसा है। अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। साइकिल का बैलेंस भी तब बरकरार रहता है जब ये चलती रहे, क्योंकि चलेगी तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, तो बैलेंस इसको रखना इजी होता है। कभी आप स्टैंडिंग बाइसाइकिल को बैलेंस रखना रख के चेक करें ना, नहीं होता। साइकिल एक जगह पे रुकी हुई और आप उसको बैलेंस करने की ट्राई करें, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो चल रही हो उसको बैलेंस रखना इजी होता है। इवन के जब स्पीड से चला रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे ऐसा भी करते हैं कि हाथ छोड़ देते हैं हैंडल से, साइकिल बैलेंस हो चुकी होती है। अब उस केस में कौन सी चीज उसको बैलेंस रख रही है, वो एंगुलर मोमेंटम है। तो आइंस्टाइन ने इसीलिए कहा था कि लाइफ जो है वो एक बाइसाइकिल चलाने जैसी है, कि जिस तरह बाइसाइकिल को जब तक आप चलाते रहेंगे तो वो बैलेंस रहेगी, आप अपनी जिंदगी को भी आगे की तरफ मूव करवाते रहें, आपको मूव करते रहना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, Why is a pencil standing on its tip unstable and what factors affect the stability of an object balanced on a point? कि जो पेंसिल है अपनी टिप के ऊपर जिसको खड़ा किया गया है वो अनस्टेबल होती है। कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस पॉइंट होता है उसको कौन से स्टेबिलिटी के फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेंसिल की बात करें तो जब पेंसिल को उसकी टिप के ऊपर वर्टिकली हम स्टैंड करते हैं तो वो स्टेबल नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ऑब्जेक्ट तो स्टेबल उस वक्त होता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे हो, तो वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर आने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से वो पेंसिल नीचे गिर जाएगी, वो स्टेबल नहीं होती। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो किस चीज से इफेक्ट हो रही होती है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक चीज स्टेबिलिटी इज। अब दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा यही था ना कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो स्टेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, द साइज ऑफ द बेस ऑफ द सपोर्ट, के बेस में आपने कितनी सपोर्ट दी हुई है। अब यही अगर पेंसिल कंसिडर की जाए, इसकी टिप की बजाय इसकी बेस अगर ज्यादा हो, यानी कि आप अगर इसकी बेस कितनी कर दें, जितनी ऊपर से पेंसिल की डायमीटर है उतना इसका कर दें, तो ये पेंसिल रुक जाएगी। आप इसको वर्टिकली खड़ा करेंगे, ये खड़ी हो जाएगी। अगर प्लेन है, प्लेन सरफेस है और ये पेंसिल भी नीचे से प्लेन है तो ये फिक्स खड़ी हो जाएगी। इसकी आप बेस जितनी ज्यादा करते जाएंगे ये ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो साइज ऑफ द बेस ऑफ द सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा होता है एंड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा था और आपने उस पॉइंट को किस पे बैलेंस किया हुआ है। जब वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है और जिस पॉइंट पे आप बैलेंस करना चाह रहे हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेबल, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी लो and its base of support should be wide, ensuring that the line of action remains within the base. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
While driving, what happens if the driver take the curve too fast? कि ड्राइविंग के दौरान अगर एक ड्राइवर टर्न लेता है और वो काफी ज्यादा तेज टर्न लेता है तो क्या होगा? और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है? हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले अ रोल इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्किडिंग ऑफ द रोड? कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे रोल प्ले कर रही होती है एक कार को स्किडिंग से बचाने के लिए? तो सबसे पहले हम इस चीज की बात करते हैं कि जब एक ड्राइवर जो है वो तेजी से कर्व पे मोड़ काटता है, राउंड अबाउट पे तेजी से मोड़ काटता है, तो उससे क्या होगा? जब एक ड्राइवर तेजी से टर्न लेगा तो उस केस में सबसे पहली चीज जो उसे इफेक्ट कर सकती है वो ये है कि कार टर्न होने की बजाय स्किड ऑफ कर जाएगी स्ट्रेट सामने की तरफ। टर्न लेने की बजाय वो एक्सेस की तरफ टुवर्ड्स द टेंजेंट निकल जाएगी। क्यों? जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, कर्व पाथ की बात की गई है ना, तो कर्व क्या है? सर्कल का हिस्सा है। कर्व से मुराद यह है कि जब वो कर्व पाथ में मूव करने की ट्राई कर रहा है तो जहां सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होती है उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए, वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो कर्व में टर्न करवाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज्यादा हो बनिस्बत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जब आप स्पीड इंक्रीज कर देंगे कार की, सेंट्रीपिटल फोर्स की निस्बत अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज कर गई तो वो क्या करेगी? कार को अवे फ्रॉम दी सर्कल मूव करवा जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रोल प्ले कर रही होती है स्किडिंग ऑफ से बचाने के लिए। तो वही जो चीज आपको एक्सप्लेन की कि जब आप कार में मूव कर रहे हैं और कर्व आता है तो कर्व पे टर्न लेते वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द कार। फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कल में इजीली मूव करेगा, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो उसकी निस्बत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी जो उस कार को अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करवा जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कार को स्किडिंग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर ए स्टेशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग इन ए सर्कल। हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वैरी एज द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स सर्कुलर पाथ एंड व्हाट फोर्सेज आर इन्वॉल्व्ड? कि कंसिडर करते हैं कि एक सिचुएशन है जहां पे आप एक बॉल को स्विंग करवा रहे हैं जो कि एक स्ट्रिंग के साथ बांधी हुई है और उसको सर्कल में स्विंग करवा रहे हैं। जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो वैरी कर सकती है जब बॉल मूव करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कुलर पाथ में। कौन सी फोर्सेज ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से वो टेंशन को वैरी करवा रही है? तो इसको जरा हम देखते हैं। अगर बॉल को इस तरीके से रोटेट करवाया जाए जिस तरीके से ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक तो ये है ना कि आप हाथ में रोप पकड़कर अपने सर के ऊपर, अपने सर के एक्सिस के अक्रॉस उस बॉल को रोटेट करवाना शुरू कर दें। वो नहीं, आपने क्या करना है, जिस तरह ये आपको लड़की नजर आ रही है डायग्राम में, इसी तरह आप स्ट्रेट खड़े होके जहां से हाथ से रस्सी पकड़ के और इस बॉल को इस तरह मोशन दें कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाए, यानी कि उसका अर्थ से हाइट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो। इस तरह आपने उसको रोटेट करवाना है। जब आप सर के ऊपर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं तो वहां पे जो बॉल की हाइट है वो चेंज नहीं हो रही होती है एज कंपेयर टू अर्थ। लेकिन जब आप इस पोजीशन में इसको मूव करवाएंगे तो इस पोजीशन में बॉल की जो हाइट है वो एज कंपेयर टू अर्थ चेंज हो रही होगी, जहां पे अर्थ की निस्बत हाइट बॉल की कम है जबकि इस पॉइंट तक अर्थ की निस्बत बॉल की जो हाइट है वो ज्यादा है। तो इस केस में टेंशन कैसे रिलीज होती है या इंक्रीज होती है वो देखते हैं। जब बॉल को मूव करवाया जाएगा सर्कल में तो टॉप ऑफ द सर्कल पे जो टेंशन है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, सिर्फ ग्रेविटी को अपोज किया जा रहा है। ठीक है, जब टॉप ऑफ द सर्कल पे होगी तो टेंशन लोएस्ट होगी, क्योंकि टेंशन क्या है? टेंशन होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डाउनवर्ड हैंग करते हैं, उसका वेट डाउनवर्ड होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होती है। अब जब ऑब्जेक्ट ही हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद है तो स्ट्रिंग में टेंशन कहां से आएगी? वेट ऑलरेडी डाउनवर्ड है,
स्ट्रिंग में टेंशन भी डाउनवर्ड होती है, तो टेंशन लो हो गई ना। लेकिन जब यही बॉल बॉटम पे जाती है तो उसको बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, वो ज्यादा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में टेंशन होगी, तो स्ट्रिंग में टेंशन इस पॉइंट पर, डाउनवर्ड पॉइंट पर, बॉटम पे ज्यादा हो जाएगी। तो टॉप पॉइंट पे जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो कम होगी, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेविटी को अपोज कर रही है। और जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, बॉटम पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो टेंशन हाईएस्ट होती है, क्योंकि ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रही है, जो उसको सर्कल में, वो बेशक ऊपर भी प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन आपको बताया इस पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी डाउनवर्ड और स्ट्रिंग में टेंशन भी डाउनवर्ड, तो वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस तरह से नहीं अप्लाई हो रही जिस तरह से यहां पर आकर आपको फील होगी, क्योंकि वेट डाउनवर्ड हो जाएगा और आप जो उस बॉल को मूव करवा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, वो सेंटर की तरफ होगी। Throughout forces involved are tension, gravity and centripetal force. आप सिंपली ये भी देख सकते हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटी का इफेक्ट देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे टूवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में है और ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड होती है हमेशा, तो टॉप पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इनवर्ड है, ग्रेविटी भी इनवर्ड हो गई, तो यहाँ पर फोर्स जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो कम आ जाती है, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचकर सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है जबकि ग्रेविटी आउटवर्ड है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड? के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है? तो इसको जरा मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखा दूं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव कैसे करती है, होती क्या है वो। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो अपना रोटेशन अर्थ की रोटेशन के साथ साथ जारी रखती है, यानी कि अर्थ जितने टाइम में अपने एक्सेस के गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी उतने टाइम में एक अपने ऑर्बिट में अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। इसी वजह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट अर्थ के ऊपर जिस पॉइंट पे मौजूद है, इसी पॉइंट के ऊपर रहकर ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, उनको स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन रखना जरूरी होता है। इसकी वजह क्या है कि वो अर्थ से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद होती हैं, ठीक है। S=VT का फार्मूला जरा आप ज़हन में लाएं, तो वेलोसिटी हमने मेंटेन रखनी है, उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस अर्थ से ऑर्बिट के अक्रॉस उसी पॉइंट पे मौजूद है, वाइट आप देख सकते हैं, ऑर्बिट फिक्स है ना, अर्थ से उसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। और दूसरा टाइम भी आप देख सकते हैं कि अर्थ के साथ साथ वो रोटेट हो रही है, तो जब टाइम को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड रिक्वायर्ड होती है। यहां तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।